नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया और आप देख रहे हैं न्यूज़ हेडक्वार्टर। अगले आधे घंटे में हम आपको देश दुनिया की तमाम महत्वपूर्ण खबरें 1 मिनट के भीतर दिखाएंगे। तो चलिए पहली खबर से शुरुआत करते हैं। अब तक की 7 विधानसभा चुनाव देख चुके दिल्ली के लिए चुनाव आयोग ने वोटिंग और रिजल्ट की तारीख का आज ऐलान कर दिया। विधानसभा सीटों के लिए मतदान एक ही चरण में 5 फरवरी को होंगे और इसके नतीजों का ऐलान 8 फरवरी को किया जाएगा। सोचते हैं सब दिल्ली वाले वोट करें, इसलिए इस बार भी महाराष्ट्र की तरह हमने इसको वेडनेसडे में रखा है। दिल्ली में विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो रहा है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि नई सरकार के चुनाव के लिए दिल्ली वालों को दिल से वोट करना चाहिए। दिल्ली के चुनावी दंगल में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियां ताल ठोक रही हैं और तीनों ही अपनी अपनी जीत के दावे कर रही हैं। डिफरेंट वेलफेयर स्कीम्स को ईमानदारी से लागू करने वाले ईमानदार और दूरदर्शी नेता केजरीवाल जी को चुनेंगे। 5 तारीख दिल्ली में बदलाव की तारीख है। लोगों को ये है कि शीला दीक्षित युग को वापस लाना है। दिल्ली में इस बार 13,000 से ज्यादा पोलिंग बूथ होंगे, जिन पर दिल्ली के 1 करोड़ 55 लाख वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। आम आदमी पार्टी ने आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग लॉन्च किया, जिसके बोल हैं फिर लाएंगे केजरीवाल। पार्टी ने इसकी लॉन्चिंग को हिट बनाने में पूरी ताकत झोंक दी। इस कैंपेन सॉन्ग के लॉन्चिंग के दौरान मंच पर अरविंद केजरीवाल के साथ मनीष सिसोदिया, मुख्यमंत्री आतिशी, गोपाल राय समेत आम आदमी पार्टी के कई दिग्गज मौजूद थे। आज गाना हम इसे दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को समर्पित करते हैं। केजरीवाल के इस कमेंट के चंद मिनट गुजरे थे कि बीजेपी ने एक गाना पोस्ट कर इसका जवाब दे दिया। दिल्ली में भाजपा सरकार चाहिए। ये गाना पोस्ट करते हुए बीजेपी नेता अमित मालवीय ने सोशल मीडिया पर लिखा, आपदा पार्टी वालों को भी ये गाना पसंद आएगा, वे भी कमरा बंद करके इस पर थिरक सकते हैं। योजना पर खर्च होना है 1 करोड़ 90 लाख, प्रचार पर खर्च कर रहे हैं 27 करोड़ 90 लाख। कितने 100 गुना बर्बादी है पैसे की। बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के कैंपेन सॉन्ग को तो टारगेट किया ही, अरविंद केजरीवाल पर सरकारी योजनाओं के लिए आवंटित फंड से ज्यादा धन उसके प्रचार पर खर्च करने का आरोप भी लगा दिया। दिल्ली में चुनाव की तारीखों का ऐलान भले ही हो गया हो, लेकिन वोटर लिस्ट को लेकर छिड़ा विवाद कम नहीं हो रहा है। एक तरफ चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी वोटर लिस्ट में धांधली का आरोप लगा रही थी। आम आदमी पार्टी यूं खुलकर तो सिर्फ बीजेपी पर आरोप लगा रही थी, लेकिन सवाल चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भी उठ रहे थे। इसलिए चुनाव आयोग ने सबके सामने अपना पक्ष रख दिया। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। मतदाता सूची में गलत तरीके से नाम जोड़ने या हटाने के बारे में अफवाहें फैलाई जा रही हैं। लिस्ट से वोटर का नाम हटाने के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन किया जाता है। मुख्य चुनाव आयुक्त ने भले ही किसी का नाम नहीं लिया हो, लेकिन बात आम आदमी पार्टी की तरफ से लगाए गए आरोपों के जवाब में कही गई है। हालांकि इन सब के बीच बीजेपी भी आम आदमी पार्टी पर चुटीले वार करती रही। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ एक बार फिर हमला बोला है। शिवराज ने कहा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री भले ही उनकी तुलना दाऊद से करें, लेकिन किसानों को उनका हक दे दें। उसे हाथ जोड़ते हुए बोल रहा हूं, क्योंकि मेरा स्वभाव नहीं है किसी को गाली देना। मैं ये बात कह रहा हूं, केवल इसका जवाब दो ना, और जवाब भी मत दो, ये करो बहन। आप मुझे दाऊद कहती हो, मुझे गाली देती हो, तो इसका कोई औचित्य नहीं है। मैं तो सिर्फ प्रार्थना करता हूं कि मुझे गाली दो, मुझे कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन किसानों को योजनाओं का लाभ दे दो बहन। शिवराज ने बात दिल्ली के किसानों के साथ बैठक के दौरान कही, और ये बात ऐसे समय कही है जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव की तारीख तय हो चुकी है और खेती से जुड़े समुदाय को हर पार्टी अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। शिवराज इससे पहले आतिशी को चिट्ठी भी लिख चुके हैं। उन्होंने इस चिट्ठी में आम आदमी पार्टी की सरकार पर किसानों के प्रति उदासीन होने और केंद्र की योजनाओं से दिल्ली के किसानों को वंचित रखने का आरोप लगाया था। इस चिट्ठी पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने शिवराज की तुलना भगोड़ा डॉन दाऊद इब्राहिम से कर दी थी।
तो असम में बड़ा खदान हादसा हो गया है। दीमा हसाओ जिले में 300 फीट गहरी कोयला खदान में अचानक पानी भर गया और 3 मजदूरों की मौत हो गई और कई मजदूर खदान में ही फंस गए। प्रशासन को जैसे ही खदान हादसे की खबर मिली, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू मिशन शुरू कर दिया। मजदूरों के रेस्क्यू के लिए सेना भी पहुंच गई। सेना के गोताखोर और इंजीनियर ने खदान में लापता मजदूरों की तलाश शुरू कर दी। बचाए गए मजदूरों के इलाज में देर न हो, इसके लिए सेना की मेडिकल टीम को भी तैनात कर दिया गया। मौके पर मौजूद लोगों ने एनडीटीवी इंडिया को बताया कि खदान में अचानक पानी भरने लगा। ये इतनी तेजी से हुआ कि मजदूरों को खदान से बाहर निकलने का मौका ही नहीं मिला। बताया जा रहा है कि ये अवैध खदान है जिसमें 100 फीट तक पानी भर गया है, जिसे 2 मोटर की मदद से निकालने की कोशिश की जा रही है। उमरांगसू थाने की पुलिस ने अवैध खदान चलाने के आरोप में पुनीश नूनिसा नाम के एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया है। खदान के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए उससे पूछताछ की जा रही है। तो चलिए मुंबई का रुख करते हैं। किसी ना किसी वजह से सुर्खियों में रहने वाले बॉलीवुड एक्टर एक बार फिर से चर्चा में हैं। इस बार वजह है उनके घर की सुरक्षा। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की हिट लिस्ट में टारगेट नंबर 1 बताए जाने के बाद सलमान खान के घर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दावा किया जा रहा है कि मुंबई के गैलेक्सी अपार्टमेंट के जिस फ्लैट में सलमान रहते हैं उसकी बालकनी में बुलेट प्रूफ शीट लगा दी गई है। ये वही बालकनी है जहां से सलमान फैंस को थैंक यू बोला करते थे। सोशल मीडिया पर इससे जुड़ा एक वीडियो भी वायरल है। इसके अलावा सलमान के घर की खिड़कियों पर बुलेट प्रूफ शीट्स लगा दिए गए हैं और ज्यादा रेजोल्यूशन वाले हाईटेक सिक्योरिटी कैमरे भी लगाए गए हैं। सलमान खान गुजरात की साबरमती जेल में बंद गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के निशाने पर हैं। पिछले साल 14 अप्रैल को सलमान खान के घर पर हुई फायरिंग में भी लॉरेंस के गुर्गों का नाम आया था, जिसके कुछ ही महीने बाद उनके करीबी एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या कर दी गई थी। तो चलिए भूकंप की बात कर लें। भूकंप ने तिब्बत में भारी तबाही मचाई है। अब तक मिली जानकारी के मुताबिक भूकंप की चपेट में आकर 95 लोगों की मौत हो गई है। घायलों की संख्या भी 130 से ज्यादा बताई जा रही है। भूकंप के इन झटकों ने डरा तो भारत को भी दिया, लेकिन तबाही तिब्बत में हुई। करीब 1000 मकान ध्वस्त हो गए और अब चारों तरफ मलबे का ढेर नजर आता है। भूकंप के पहले झटके के बाद पश्चिमी चीन के ऊंचाई वाले क्षेत्र और नेपाल में भूकंप के करीब 50 आफ्टर शॉक महसूस किए गए। फिलहाल चीन की तरफ से रेस्क्यू मिशन चलाया जा रहा है। मलबे में फंसे लोगों की तलाश के लिए करीब 1500 बचाव कर्मी तैनात किए गए हैं, जिनमें 200 सैनिक शामिल हैं। पूरे रेस्क्यू मिशन की देखरेख चीन के उप प्रधानमंत्री झांग गुओचिंग खुद अपनी देखरेख में करवा रहे हैं। छत्तीसगढ़ का रुख कर लेते हैं। यहाँ के बीजापुर में नक्सली हमले में शहीद डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड यानी डीआरजी के नौजवानों को दंतेवाड़ा पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी गई। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने शहीद जवानों को दंतेवाड़ा के पुलिस लाइन में श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने शहीद जवानों के पार्थिव शरीर को कंधा भी दिया। नए साल में हुई इस सबसे बड़ी नक्सली वारदात के बाद एनडीटीवी इंडिया की टीम ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। वर्दियों पे खून है, मर गया सुकून है, और बारूदों के रास्ते पर सांसें आते जाती हैं। तो बस्तर की हर सड़कों के नीचे बारूद बिछा रखा है माओवादियों ने, और उसके ऊपर से सांसें आती जाती हैं तब तक जब तक माओवादियों की इच्छा होती, जब चाहे। अब आप सोचिए कि 2024 में इतना नुकसान पहुंचा माओवादियों को कि उनकी हालत ख़राब हो गई, बैकफुट पर हैं, लगने लगा कि अब वाकई में कमज़ोर हो गए। तो उन्होंने 2025 की शुरुआत में अपनी दस्तक दी इस तरह से, और वहाँ पे दी जहाँ उम्मीद ही नहीं थी जवानों को। चलिए बिहार का रुख कर लेते हैं। बिहार की राजधानी पटना में खुदाई के दौरान जमीन के भीतर दबा एक शिव मंदिर मिला है, जिसकी उम्र 500 साल बताई जा रही है।
पटना के सुल्तानगंज इलाके में एक मठ की जमीन की खुदाई चल रही थी। इस दौरान सदियों पुराने इस मंदिर का पता चला। इसके बाद जब खुदाई का दायरा बढ़ाया गया तो पूरा मंदिर सामने आ गया। इस मंदिर में काले पत्थर का एक चमकदार शिवलिंग है, जिसके साथ पत्थर के 2 पद चिन्ह भी बने हैं। इसकी दीवारों और खंभों पर सुंदर नक्काशी की गई है। सदियों पुराना शिव मंदिर मिलने की खबर जैसे ही इलाके में फैली, लोगों की भीड़ जमा हो गई और लोग हर हर महादेव और जय जय भोलेनाथ के नारे लगाने लगे। इलाके के लोगों ने बताया कि बरसों पहले इस मंदिर में एक महंत रहते थे। उनकी मृत्यु के बाद कुछ लोगों ने कूड़े कचरे से मंदिर का रास्ता बंद कर दिया, लेकिन अब मंदिर सामने आने के बाद लोग इसके जीर्णोद्धार की तैयारी कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि मंदिर करीब 500 साल पुराना है, लेकिन इसकी आधिकारिक पुष्टि अभी बाकी है। बिहार से चलते हिमाचल प्रदेश। जोरदार बर्फबारी ने हिमाचल प्रदेश के होश उड़ा दिए। पिछले 24 घंटे में इतनी बर्फ गिरी कि जिंदगी पटरी से उतर गई। रास्तों पर बर्फ का अंबार लगा तो गाड़ियों के पहिए थम गए। रास्तों पर इतनी फिसलन है कि सफर जानलेवा हो सकता है। मौसम विभाग ने बर्फबारी का अनुमान पहले ही जाहिर कर दिया था, जो पूरी तरह सच साबित हुआ। नतीजा ये हुआ कि हिमाचल प्रदेश के 3 नेशनल हाईवे और 200 से ज़्यादा दूसरी सड़कें बंद हो गई हैं। बसों के करीब 120 रूट ऐसे हैं जिन पर गाड़ियों की आवाजाही पूरी तरह ठप है। लिहाजा सैकड़ों बसें रास्तों में फंसी हैं। पीडब्ल्यूडी की टीम रास्ते खोलने की कोशिश कर रही है। बड़ी बड़ी मशीनों से बर्फ हटाने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन बर्फबारी के चलते कई जगह गुल हुई बिजली रोड ओपनिंग टीम के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों के ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी की चेतावनी दी है। इसका मतलब साफ है कि अगर जाम वाले रास्ते खोल भी दिए जाएं तो परेशानी से फौरी राहत भले ही मिल जाए, बर्फ वाली मुसीबत पीछा छोड़ने वाली नहीं है। तो चलते हैं सीरिया, जहां बशर अल असद को सीरिया से भागकर रूस में शरण लिए जाने के 1 महीने से ज़्यादा का भी वक्त बीत चुका है। जिस दमिश्क को छोड़कर वे भागे थे, वहां से हैरत अंगेज खबरों के आने का सिलसिला अभी थमा नहीं है। दमिश्क की सबसे ऊंची चोटी माउंट कासिहुन, जिसे दमिश्क का वॉच टावर भी कहते हैं, उसके नीचे मिला सुरंगों का सीक्रेट नेटवर्क इसकी सबसे ताज़ा कड़ी है। कहा जा रहा है कि टनल नेटवर्क रिपब्लिकन गार्ड के मुख्यालय को सीरिया के राष्ट्रपति रहे बशर अल असद राष्ट्रपति के सरकारी पैलेस से जोड़ता था। दावा यह भी किया जा रहा है कि बशर अल असद ने इसे अपने खास वफादारों से तैयार करवाया था, इसलिए दुनिया अब तक इससे अनजान थी। सीरिया में गृह युद्ध के दौरान असद के वफादार जवानों ने दमिश्क और उसके आसपास इलाके में विद्रोहियों के सफाई के लिए इसी माउंट से गोले बरसाए थे, जिसके नीचे ये सुरंग मिली है। सत्ता से असद की विदाई के बाद विद्रोहियों ने सबसे पहले इसी माउंट कासियून पर कब्जा किया और अब सुरंगों के नेटवर्क का पता लगने के बाद उसकी पड़ताल कर रहे हैं। इस दौरान अगर सुरंग की दीवारों पर असद परिवार की तस्वीरें दिख जाएं तो उसे फाड़कर अपने गुस्से का इजहार भी करते हैं। सीरिया से चलते हैं अमेरिका। यहाँ पर ऐसी जोरदार बर्फबारी हो रही है कि व्हाइट हाउस के बाहर की सड़क स्कीइंग रिंक बन गई है। लोग यहाँ आ रहे हैं और स्कीइंग का मजा ले रहे हैं। वॉशिंगटन डीसी मेट्रोपॉलिटन एरिया में 5 इंच से ज्यादा बर्फ पड़ी है और ये पूरा इलाका बर्फ की सफेद चादर में ढका हुआ है। बर्फबारी के चलते व्हाइट हाउस की तस्वीर धुंधली हो गई है, लेकिन इसके ठीक सामने की सड़क स्कीइंग रिंक में बदल गई है, जिस पर स्कीइंग के दीवाने जमा होते गए। इन्हीं में से एक क्लेयर ईगन भी थे। 2018 और 2022 के विंटर ओलंपिक्स में अमेरिका की नुमाइंदगी कर चुकी ईगन ने व्हाइट हाउस के बाहर क्रॉस कंट्री स्कीइंग का मजा लिया। क्रॉस कंट्री स्कीइंग में स्कीयर बर्फीले मैदान पर लंबी दूरी तय करते हैं। इसमें कोई स्नो स्लोप यानी ढलान नहीं होते, यानी पूरा दमखम स्कीयर को ही दिखाना होता है। व्हाइट हाउस के बाहर जमा हुए स्कीयर्स का कहना था कि ये वॉशिंगटन में अब तक का सबसे अच्छा स्नो डे है और व्हाइट हाउस के बाहर जब तक ऐसा माहौल रहेगा वो ये जगह छोड़कर कहीं नहीं जाने वाले। तो चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
न्यूज हेडक्वार्टर में खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ा लेते हैं। यूरोप की बात कर लेते हैं। यूरोप में पड़ती बर्फीली सर्दी के बीच करीब करीब जमी हुई नदियां और तालाबों में डुबकी लगाना आसान तो नहीं होगा, लेकिन ईसाई समुदाय के लोगों ने एपिफेनी उत्सव के मौके पर ऐसा ही किया। हालांकि रोमानिया में घोड़ागाड़ी की दौड़ इस त्योहार का सबसे बड़ा आकर्षण रही। एक तरफ घोड़े बर्फीले खेतों में दौड़ लगाते रहे और दूसरी तरफ ये रेस देखने के लिए पिएट्रोसानी गांव में जुटे लोग ब्रांडी, वाइन और मसालेदार सॉसेज का आनंद लेते रहे। लेकिन बुल्गारिया में हजारों की संख्या में जुटे ईसाई समुदाय के लोगों ने बर्फीले मौसम की परवाह किए बिना एपिफेनी से जुड़ी सदियों पुरानी परंपराओं का पालन किया। इन लोगों ने नदियों और झीलों के ठंडे पानी में डुबकी लगाकर सलीब खोजने की रस्म अदा की। तुर्की के शहर इस्तांबुल में लोगों ने एपिफेनी का जश्न सेंट जॉर्ज कैथेड्रल में मनाया। यहाँ भी पानी में डुबकी लगाकर क्रूज खोजने की रस्म अदा की गई। सिर पर मंडराते रूसी हमले के खतरे के बीच यूक्रेन की राजधानी कीव में भी एपिफेनी उत्सव मनाया गया। लोगों ने नदी किनारे स्थित एक चर्च में जमा होकर प्रार्थना की। इसके बाद इनमें से कुछ लोगों ने ठंडे पानी में डुबकी लगाई।